करेंगे। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, है ना, चलो दिल्ली या दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो ये हम लोगों को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहाँ से आया? तो हम लोग कहेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति थी वहाँ से नेशनलिज्म निकल के आता है। और फ्रांसीसी क्रांति से एकता, अखंडता और बंधुत्व जैसे ये शब्द भी निकल के आते हैं। आपको रूस की क्रांति से हम लोगों के जो प्रस्तावना में तीनों प्रकार के न्याय हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कहता है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बम्बई जो है सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण आपका जो 1935 का एक्ट था उसके तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो GMT है उससे कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। हमारी ग्रीनविच मीन टाइम जो है कितना है? 82 डिग्री है ना, जो कितने राज्यों से गुजरती है ये आपको देख लेना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरह से 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारक नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक कारक में खनिज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो किसके बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। भारत में सिर्फ कंचनजंगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो जब भारत में जो गंगा के जो मैदानी इलाके हों उसमें जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो उस तरह की मतलब अक्टूबर की गर्मी उसको कहते हैं अक्टूबर की गर्मी। और ये सब चीज़ें कितने लौटते हुए मानसून के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, जो कि अधिकांश गतिविधियाँ होती हैं विकासशील देश के लिए, है ना। प्रारंभिक क्षेत्र में आपका कृषि से संबंधित आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? तो उपरोक्त सभी जी हो जाएंगे। रासायनिक और उर्वरक कीटनाशी हो गया, सिंचाई हो गया, उपज देने वाली किस्में हो गई, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 10 की तो इसमें पूछा गया कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। यदि बात करें पहले जो कहते थे किसको, बंगाल का, यदि पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो दामोदर को कहते हैं। लेकिन अब उस पर डैम बन जाने की वजह से अब वो नाम मात्र की धारणा रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है वो फाइनली स्वीकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो संघ की बात करते हैं तो संघ में क्या हो जाएगा? राज्यों के मुख्यमंत्री संघ में नहीं शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है एक वाणिज्यिक बैंकों में नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों में कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? सिडबी वाणिज्यिक बैंकों में नहीं है। और बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून के पारित करके स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो स्टेटरी कॉरपोरेशन होता है, वैधानिक निगम, ये आपके विशेष कानून पारित करके संसद में उसके तहत स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ये अधिकार किसको है? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करता है? तो 124 सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। हम लोग देखते हैं कि जो जैसे कि आर्टिकल जो 32 है उसके तहत हम लोग 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। और जो आर्टिकल आपका 226 है उसमें हम हाई कोर्ट में आपके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट रिट दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो संरक्षक होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है या लागू करने वाला होता है वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस तो गृह मंत्रालय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना ये फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। ये फ्लैक्स, जूट, कॉटन ये सब क्या है? वनस्पति रेशा जो प्लांट से मतलब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारों का रंग किससे संदर्भित है? तो किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है? जिम्मेदार कारक है तो आपका ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में CH4 हो गया, है ना, CFC हो गया। इस तरह से जो भी ग्रीन हाउस गैस हैं ये आपके ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपको स्क्वायर करके, सबका स्क्वायर करके इसको कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हमारा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, है ना। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो हम लोग ये ग्राफ देख लेंगे, ये जो दोनों पढ़ने वाला है उसको बीच में रख लेंगे। जो X पढ़ने वाले हैं वो 40% हैं और जो Y पढ़ने वाले हैं वो 50% है। इस तरह से 40 - 10 कर देंगे और तो ये आ जाएगा, केवल X पढ़ने वाले 30 हो जाएंगे और केवल Y पढ़ने वाले ये 40 आ जाएंगे। तो हम इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे, 30 + 10 + 40 टोटल हो जाएगा 80%। 80% कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं, इस तरह से हो जाएगा। और 100% में से 80% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। मतलब 20% ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 5 परिणामों का औसत कितना है? 46 है। और 4 का औसत कितना है? 45 है। तो हम लोग इसको कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 46 से और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंट आएगा, वो पाँचवीं संख्या होगा, 5वां परिणाम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये यहाँ पर ये क्या करना है कि इसको हम लोग इसका देख लेंगे, वर्गमूल देख लेंगे इसका कितना होगा। तो आप इसको कर लीजिए, इसका होगा 5.46 हो जाएगा और इसका वर्गमूल करने पर 8.8 के समथिंग आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 14.26 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये चीज़ें देख लेनी है। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर 32 पॉइंट यही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, ये वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो 32.9272 माइनस कर देंगे 2.97 और 9272, तो ये तो कट जाएगा और 32 - 2 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर पर्यायवाची है? तो आपका पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये सब क्या है? आपका पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये सब पार्वती की पर्यायवाची हैं। और इसमें जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 30 की बात करें, इसमें पूछा है कि जो विलोम शब्द हैं उसका सही युग में कौन सा है, पहचानना है। तो आपका नूतन कब क्या होता है? पुरातन होता है। ये देखने से तुरंत पता चल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना मतलब क्या हो जाता है? मुहावरे का असंभव बातों की कल्पना करना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है? महाधन ऋषि, सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करें तो इसमें आपको बताना था शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ये बताना था। तो अवलंब का अविलंब ये सब क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका अनिल का अनिल किसका होता है? हवा का। अनल किसका होता है? आग का। जो सिंपल सा होता है वो आग का होता है। अपेक्षा का क्या होता है? आशा। और उपेक्षा का निरादर करना। अंश का क्या होता है? हिस्सा। अंश का क्या होता है? कंधा। इस तरह से ये सारी राइट हैं और ये हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लीजिए देख के, है ना। मैं इसके आंसर बता देता हूँ कि जो फर्स्ट है वाज कैरोलाइन्स वेदर ऑन आउटडोर टाइप, तो इसमें आंसर हो जाएगा नो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई वेयर द स्क्वाड क्लॉक्ड, तो ये हो जाएगा फॉर वेटिंग। और गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें देना था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा है, एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि पुरुष की ओर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वो है मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है। मतलब ये हम लोग इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये नीलेश हो गया और ये वो है पत्नी, वो महिला की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि उसके दादाजी कौन होंगे? मतलब उसके पापा के पापा, ये हो जाएंगे दादा। फिर दादा की इकलौती संतान उसके पापा हो जाएंगे, पापा के इकलौती संतान वो खुद महिला हो जाएगी। तो फिर पूछा है कि महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है।
तो सीधे हम लोगों को नीलेश का महिला के साथ संबंध निकाल देना है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसमें ऑड नंबर ऑड वन आउट फाइंड ऑड वन आउट करना था, तो ये सब देखेंगे तो इसमें आपका क्यू दिखाई देंगे, जैसे 2 का क्यू 8, 3 का 27, 4 का 64, इसमें ये 10 क्या है, स्क्वायर दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो हम लोग जाएंगे 2006 से 2010 तक जाएंगे, तो ये 4 साल का अंतर आ जाएगा, इसमें +1 कर देंगे तो +5, तो संडे में आप +5 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। +5 किसका कोड होता है, तो आपका शुक्रवार का कोड होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि आपका ये पूछा है कि गिव द सिनोनिम्स बताना था, उसका पार्शियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से, तो आंशिक का हो जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है। और फिर चूज ऑफ द करेक्ट एंटोनिम्स बताना था, तो डिसअपॉइंट का क्या होता है, निराश होना, तो इसका सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि, तो इसमें ये दिया हुआ है कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, तो सभी जो पेपर हैं, जो बुक है, सभी बुक क्या हैं, पेपर हैं, तो हम लोगों ने ये बना लिया, सभी बुक पेपर हो गया। और फिर उसने कहा है कि कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर ये जर्नल हो गया, फिर कुछ जर्नल क्या हैं, कैलेंडर हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ जर्नल जो हैं किताबें हैं, इसका तो डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट संबंधित नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, तो कुछ कैलेंडर का पेपर के साथ तो रिलेशन नहीं बन रहा, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ बुक्स हैं जो वो जर्नल हैं, इसका भी ये जस्ट इसका फर्स्ट का उल्टा है, जब फर्स्ट नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। और कुछ कैलेंडर किताबें हैं, कुछ बुक हैं जो कैलेंडर हैं, ठीक है, किताबें हैं, तो आपका कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो कैलेंडर का ये तो हम लोग पहले ही देख चुका है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बनता, तो इनमें से हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपका नॉर्मल दिया हुआ है, ये इसका ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपल सी बात करनी थी, 3 को हम लोग अलग अलग तोड़ देंगे, 3 को अलग अलग तोड़ दिया। अब इसका जो आर है, आर को यहाँ रखेंगे और एन को यहाँ रखेंगे, और जो बीच वाला है उसमें क्या करेंगे, हम लोग बीच वाले को एक बढ़ा के कितना हो जाएगा, इसका होता है 15 और पी का कितना होता है 16, तो आपका पी हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग इसमें करेंगे, तो एल को यहाँ रख देंगे, एम को यहाँ रख देंगे, और ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का। फिर गैदर का देख लेना है, गैदर का कोड, यही कोड सिस्टम लगेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ये इस तरह से। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, कह रहा है कि 23 अगस्त 2022 में ताइवान के पास अब तक का सबसे बड़ा युद्ध सैन्य अभ्यास किया था, तो जो हमारा चाइना है उसने क्या किया था, अभी ताइवान के पास में अब तक का सबसे मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, सबसे बड़ा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली, मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो ये आपका कोलकाता, जहाँ पर पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी, वहीं पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का भी उद्घाटन यहीं पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 की, तो इसमें कहा है कि वैज्ञानिकों ने किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण, है ना, कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 47 है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है, तो ये आपका अहमदाबाद में किया, गांधीनगर में किया था, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको शुरू किया गया है, किसको, लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, है ना। फिर मतलब कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, लैंग्वेज को प्रोत्साहित करने के लिए। 49 क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में मतलब एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, उसका नाम क्या था, तो आप हम कह देंगे स्काईलाइट, उसका क्या नाम था, स्काईलाइट। ये इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फिर पूछा है भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था, तो जो आपका मुंबई से जो अहमदाबाद है, ये पहली बार आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट जो है चली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर का है। तो भारत ये पूछा है कि कौन सा राज्य भारत का हर घर प्रमाणित राज्य बन गया, मतलब 100% जो है ना उसने टारगेट को अचीव कर लिया हर घर जल द्वारा, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो हम लोगों को पता है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर जो चाइना है, यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये आपका वाटर बॉडी से लगने वाली ये श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। तो जो UAE है वो कहीं यहाँ मतलब कि गल्फ़ कंट्री में आता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किस IIT के द्वारा भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की गई। तो ये IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में एक नशीली दवाओं की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में, ये मतलब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये सम्मेलन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा है लोकसभा के पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितने होने चाहिए, तो 30 होने चाहिए। यदि प्रेसिडेंट की पूछे 35, वाइस प्रेसिडेंट की पूछे तो 35, और आपका जो गवर्नर होता है गवर्नर की भी कितनी होनी चाहिए, 35। तो इस तरह से आप, और जो मतलब कि लोकल बॉडी होती हैं जैसे कि स्थानीय चुनाव वगैरह जब होते हैं तो उसके लिए प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं। तो 22 मई को करते हैं। और इससे रिलेटेड और भी आप देख सकते हो, 22 अप्रैल को देख सकते हो, फिर 22 मार्च को देख सकते हो, फिर 22 मई को देख सकते हो। इस तरह से विश्व जल दिवस, फिर 22 मार्च पृथ्वी दिवस, फिर आपका आ जाएगा क्या, जैव विविधता दिवस 22 मई को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है। तो जो हंगेरियन जो फॉरेंट होती है वो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। और स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्वामी विवेकानंद। पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। मैं इसको करेक्ट करके बताऊंगा और एक बार अच्छे से देख के। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है ये। हाँ, ये आपका पैराग्राफ आ गया। अब इसको पढ़ेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है। तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर करता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 की। तो इसमें आपको पूछा है कि गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है। तो साहित्य एवं समाज इसका उचित शीर्षक है। और इसमें पूछा है साहित्यिक समाज के प्रति अपना उद्देश्य किस प्रकार परिपूर्ण करता है। तो साहित्यिक समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। 67 को देखेंगे, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का इतिहास, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों को विचार, अनुसंधान तत्कालीन साहित्य द्वारा की जा सकने वाले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। इसके अलावा क्या है। तो क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा पैराग्राफ जो 69 से 73 क्वेश्चन के बीच में है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, ये पैराग्राफ है। और आप इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका 69 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्य की आराधना करें, ये हो जाएगा। फिर आपका जो 17 क्वेश्चन है, चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा। अब आपका सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक विद्वान, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना पड़ता है। तो ये संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का आप देख सकते हैं, क्योंकि सत्य एवं अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं जो पैराग्राफ जो
वेन डायग्राम जो आए हुए हैं। तो डायग्राम वाले क्या हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत है। तो हम लोग 2011 के सभी मद निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2011 की सभी मद, तो उसका आएगा 1954। इस तरह से फिर 2015 में कुल व्यय का निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग करेंगे इनका अनुपात सीधे निकालना है तो ये 500 हो जाएगा। 500/732 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, है ना। तो इस तरह से ये हमारा, मैं इसको ना अलग से सेशन में लेके आऊँगा पूरा ही डायग्राम के जो 15 क्वेश्चन हैं उनको करवाने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको इसमें कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं ऑप्शन आंसर बता दे रहा हूँ, है ना, कि ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 68.33। और इसमें किस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि चुकानी पड़ी, तो 26.66 लाख दिया जाएगा आपका राइट आंसर। किस पर, ब्याज पर, ठीक है। तो ये आपको ब्याज वाले पोर्शन को, इंटरेस्ट वाले पोर्शन को ऐड करके उसमें 5 से डिवाइड कर देना है, जितना आएगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस की कुल राशि और इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6%, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 77 है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, करों पर कुल व्यय और सभी व्ययों को ईंधन एवं परिवहन के कुल व्यय के बीच अनुपात पूछा है, तो ये आपका ये हो जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका पूरा फुल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ग्राफ वगैरह उन सब चीज़ों का, है ना। तो अभी आप खाली आंसर देख लीजिए, इसमें आंसर आपको बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 79 है इस वाले का कितना है, तो आप इसका राइट आंसर होगा 56/99। और इसमें 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो का औसत अनुपात, गति का अनुपात जो हो जाएगा 25/36। और यदि बात करें 10 दिनों के दौरान एक दूसरे की यात्रा करते हैं और फिर वो एक दूसरे को मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के वाले समय का अंतर क्या हो जाएगा, तो इनका आएगा आंसर 0, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यदि बात करेंगे 10 दिनों में 150 किलोमीटर प्रति घंटा 300 किलोमीटर, तो इसका आपका आ जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि बात करें 10 दिनों में टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात पूछा जाए तो 18/25 हो जाएगा। और बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्य करने कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। 2003 यहाँ पर है। इसमें आप देखेंगे कि जो निकलने वाले और कुल जाने वाले सदस्यों की संख्या वो कितनी आएगी, 15 से 50 निकल गए और 15 से 50 जुड़ गए, तो दोनों मतलब कि क्या हो गया, ज्यों का त्यों रहा, मतलब 5000 जो सदस्य पहले थे उतने ही रह जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से जो 85 नंबर का है इसका आंसर 96.15 है, इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। और ये जो 86 का है ये 9/9/13 है राइट आंसर। और ये किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी को छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि अधिकतम कमी जो है, प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, तो ये 2002 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2002-3 जो है कर्मचारियों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 1% कीजिए इस तरह से हमारा। और जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 137.15, सेकंड का हो जाएगा 2012। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई, तो 2012 में सबसे अधिक हुई। अब देखेंगे कि खिलौना का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से औसत उत्पादन से अधिक था, तो ऐसे 4 ईयर आएंगे, 4 ईयर आएंगे, जिनका मतलब कि पिछले वर्ष की तुलना में औसत उत्पादन अधिक था। तो इस तरह से हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 2012-13 के दौरान खिलौने के उत्पादन में गिरावट के प्रतिशत बताना है, तो ये आज का 20% आ जाएगा। 2015-16 में औसत उत्पादन में किस मिलाकर बराबर था, तो 2012 और 17 में दोनों का बराबर था। अब आ जाता है बात कि निम्नलिखित में से जीएस का क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम मिलता है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। पित्रादुरा जो है रंगीन या पत्थर की जलाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय था, तो शाहजहाँ के समय। स्थापत्य कला की बात की जाए तो ये शाहजहाँ के समय। और जो आपका चित्रकारिता का बात किया जाए तो ये आपका जहांगीर के समय। और ठीक है, साहित्य की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए तो ये अकबर के समय। ये मुग़ल काल के स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला के लिए शाहजहाँ को, चित्रकारिता के लिए जहांगीर को और उसके लिए अकबर को।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि किस युग में तांबे का पहली बार, तो चारकोलिथिक युग में पहली बार तांबे का यूज हुआ था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी बौद्ध संगति हुई थी, तो हम लोग ऐसे याद रख लेंगे RVP के। आर का मतलब क्या हो जाएगा, राजगृह, बी का मतलब वैशाली, पी का मतलब पाटलिपुत्र, के का मतलब कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। और इसके जो उस समय जो संरक्षक राजा थे उनका क्रम कैसे याद रखेंगे, तो अकायक से याद रख लेंगे। आ से अशोक हो जाएगा, का से कालाशोक हो जाएगा, आ से अजातशत्रु हो जाएगा, का से कनिष्क हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। प्रथम बौद्ध संगति पूछ रहा है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था, तो वो आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थी, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तब उस समय किसका शासन था भारत में, तो मुगल का सम्राट का शासन था, और उसमें भी कौन था, आपका अकबर था। और जेम्स प्रथम इसलिए अकबर का नाम का पत्र लेके आया था, जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में, इस तरह से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, बिना रक्त की क्रांति भी कहते हैं। इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी मैथ और ग्राफ के क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा विद डिटेल। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।